हेलो गाइस। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विथ। मैं हूं सर्वेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। हाँ तो बच्चों, हमने कल बात कर ली थी कि आखिर इकोनॉमिक्स क्या होती है, एक लेमैन लैंग्वेज में, एक ऐसी भाषा में जो हमें समझ में आए, जो आपको समझ में आए। हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। आज इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे आपके बुक के हिसाब से कि आपकी बुक इकोनॉमिक्स को क्या बोलती है। बुक के लिए हम रेफर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय टी आर जैन एंड वी के होरी, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय टी आर जैन एंड वी के होरी। हम इस बुक को क्यों रेफर कर रहे हैं, उसका एक रीजन है, क्योंकि अमूमन सारे स्कूलों में 90% केसेस में इसी बुक को रेफर किया जाता है। हाँ, अगर आपके वहाँ कोई और बुक भी चल रही है तो आप बिल्कुल मत घबराएं, कॉन्सेप्ट सारे सेम होंगे, थ्योरी सारी सेम होगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे और जाते हैं अपने बुक में। अच्छा, बुक पे जाने से पहले बच्चों एक चीज़, आप एक चीज़ समझ लो। मुझे कई बच्चों से शिकायत आती है, सर हमारे वहाँ सर कॉन्सेप्ट तो बता देते हैं, टीचर कॉन्सेप्ट तो बता देते हैं, बट वो बुक रीडिंग नहीं करते। और जब हम बुक रीडिंग करते हैं तो हमें कई नए टर्म्स उसमें निकल के मिल जाते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज बच्चों की शिकायत आती है, सर हमें होमवर्क तो मिल जाता है बुक के पीछे के क्वेश्चंस कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके ले आइए, बट उन क्वेश्चंस को कोई डिस्कस नहीं करता है। तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे फर्स्ट से लेके लास्ट चैप्टर तक बुक की एक एक लाइन को रीड करने वाले। जी हाँ बच्चों, हम एक साथ मिलके बुक की एक एक लाइन को रीड करेंगे और चैप्टर के लास्ट में दिए हुए एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं, हम हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे जिसमें आप मुझे अपने सॉल्यूशंस लिख के भेजेंगे और मैं पर्सनल हर एक बच्चे को इंडिविजुअल लेवल पे इवेल्युएट करके कुछ कमियां और कुछ अच्छाइयां आपके आंसर्स की बताऊंगा। आ तो बहुत जाते हैं, बट आपके लिए समय निकालना मेरा काम है। ठीक है, चलो, विद दैट बीइंग सेड विल मूव ऑन टू आवर बुक एंड स्टार्ट रीडिंग। हाँ जी बच्चों, तो ये हम आ गए आपके बुक्स पे, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये है अपना चैप्टर 1, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो देखो, चैप्टर 1 ही बात करता है, हमें दो टर्म सिखाने की बात करता है। एक तो इकोनॉमिक्स क्या है और एक इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमिक्स क्या है ये हम मोटा मोटी समझ चुके हैं, इकोनॉमी क्या है ये हमको अभी आगे समझना है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं बुक। तो सबसे पहला हेडिंग है व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट। रीड करते हैं इसे, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। तो चलो, अब आप लोग भी मेरे साथ रीड करोगे। देखो बच्चों, ऑफलाइन क्लासेस में आपको अपने साथ इंगेज करना मेरे लिए बहुत आसान था। आप सामने बैठते थे, आपकी शक्लें देख के समझ में आ जाता था कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। बट ये ऑनलाइन मीडियम है, ये वन वे कम्युनिकेशन है, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो इसे हमें जबरदस्ती एक टू वे कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ खोलो तो आप अपनी बुक्स खोल लो, अगर मैं बोलूँ मेरे साथ रिपीट करो तो आप करो। देखो, ऐसे ही क्लासेस इंटरेस्टिंग बनेगी, वरना क्लासेस काफी बोरिंग हो जाएंगी। मेरा एक वादा है कि मैं अपनी ऑनलाइन क्लास को कभी बोरिंग नहीं होने दूँ। आपको मेरी क्लास के दौरान नींद आ ही नहीं सकती है, बशर्ते आप भी मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहें, मेरे साथ पार्टिसिपेट करते रहें। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट। बुक कहती है इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स आर स्टडीड। देखो, एक्टिविटीज और ह्यूमन बींग्स, बच्चों हम शुरू में बात कर चुके हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। क्या? ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स सदैव बात करेगा ह्यूमन बिहेवियर की। किसकी? ह्यूमन बिहेवियर की। कभी बंदर की या गाय की बात इकोनॉमिक्स नहीं करता है। A study which they undertake to acquire scarce means। क्या? scarce means। क्या? scarce means। बच्चों कुछ याद आ रहा है? सर ये तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है। scarce means that is wealth। that is wealth। अभी इस टर्म wealth को हम अच्छे से समझने वाले हैं। अभी देखो, तुम क्या पढ़ चुके हो, अब wealth वगैरह तो हम देख ही लेंगे। ठीक है, चलो। टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वॉन्ट्स। कौन सी वॉन्ट्स? अनलिमिटेड वॉन्ट्स। कौन सी वॉन्ट्स? अनलिमिटेड वॉन्ट्स। सर ये तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है, पढ़े हो ना? हाँ। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स रेफर्स टू दैट साइंस विच। क्या? साइंस रेफर्स टू दैट साइंस। अब बच्चों यहाँ पे एक टर्म ले आया, क्या बोल दिया? इकोनॉमिक्स को साइंस बोल दिया। सर हम तो कॉमर्स लिए हैं, इस साइंस कहाँ से आ? बच्चों समझो, आप जो लेमैन लैंग्वेज में समझते हो कि साइंस का मतलब क्या, वैसा नहीं होता है। अब सबसे पहले समझ लो कि अपने इकोनॉमिक्स का नेचर। बच्चों हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो दोनों है। क्या दोनों है सर? इकोनॉमिक्स साइंस भी है और इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है। ये क्या हो गया सर? साइंस और आर्ट्स। अब साइंस आर्ट्स क्या होता है समझो।
सबसे पहले साइंस समझते हैं। साइंस होती है एक सिस्टमाटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमाटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब इसके मटेरियल, पढ़ने के लिए आपको मटेरियल अवेलेबल होते हैं। जैसे फिजिक्स की कई बुक अवेलेबल हैं, बायोलॉजी की कई बुक्स अवेलेबल हैं, केमिस्ट्री की कई बुक्स अवेलेबल है। पहली चीज तो ये सिस्टमाटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। और दूसरी चीज साइंस जो होती है बच्चों, इसके प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। जैसे अगर मेरे घर में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहा है, तो रशिया में भी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल करेगा। यूएस में भी यूएस के मैनहट्टन में ले लो, लॉस एंजलिस में ले लो, आपके रशिया के मॉस्को में ले लो, पोर्टुगल में ले लो, ब्राजील में ले लो, कहीं भी जाओ पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल करने वाला है। प्लस इसके कई मटेरियल अवेलेबल हैं। ठीक है, तो साइंस क्या होता है कि अब देखो इकोनॉमिक्स साइंस कैसे है। इकोनॉमिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, प्रोडक्शन थ्योरी, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, मार्केट, ये सारे जितने इसके प्रिंसिपल्स हैं ये यूनिवर्सल हैं। ठीक है सर, ये क्या क्या नाम आपने ले लिए, अभी हम आगे चल के धीरे धीरे सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है सर, साइंस तो है, इकोनॉमिक्स हम समझ गए। आर्ट्स कैसे हैं बच्चों? आर्ट्स होता है ना, ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी फील्ड होती है जहां पे आपको पर्सनलाइज स्किल लगाना पड़ता है। अपना क्या लगाना पड़ता है? पर्सनलाइज स्किल। जैसे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में आपको स्टडी करना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर इंसान की साइकोलॉजी क्या है, दूसरे इंसान की साइकोलॉजी क्या है, उसको आप देखते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत के लोगों की साइकोलॉजी और चाइना के लोगों की साइकोलॉजी, जिनको मेंटालिटी कहते हैं, काफी अंतर है। कैसे? भारत में आप देखेंगे कि मैकडोनल्ड्स या जितने भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, कहीं भी बीफ या पोर्क, गाय का मांस या सुअर का मांस नहीं मिलता है। क्यों? यहाँ पे धार्मिक भावनाएं हैं। हिंदू धर्म में गाय का मांस खाना मना है और इस्लाम में सुअर का मांस खाना मना है। यही जो फास्ट फूड चेन जो दुनिया भर में ये चीजें बेचती हैं, भारत में वो चीज वो नहीं बेचती हैं। चाइना में ऑन द अदर हैंड बिकता है। बट चाइना में जितने भी बेवरेज ब्रांड है, जैसे स्टारबक्स हो गया वगैरह वगैरह, वो आप देखोगे वो कॉफी से ज्यादा चाय बेचते हैं। जी हाँ, चाइना में कॉफी से ज्यादा कॉफी स्टोर्स पे चाय बिकती हैं। बट भारत में उल्टा है, यहाँ कॉफी बिकती है। तो आप देख रहे हो साइकोलॉजी पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस डिफर करती है। प्लस दूसरी चीज, इसमें पर्सनलाइज एप्लीकेशन चाहिए। अब सर इसमें इकोनॉमिक्स कैसे है, समझो इस चीज को। अगर कोई कंपनी, मान लो अगर मारुति, मान लो होंडा, होंडा अगर इंडियन मार्केट में उतर रही है, तो होंडा को देखना पड़ेगा कि इंडियन लोगों को क्या चाहिए। भारतीय लोगों को चाहिए सस्ते में अच्छी गाड़ियां, सस्ते में टिकाऊ गाड़ियां। हमें कोई बहुत रेसर गाड़ियां या बहुत पावरफुल गाड़ियां नहीं चाहिए होती हैं, हमें चाहिए होती है ड्यूरेबल प्लस सस्ती। तो वो इकोनॉमिक्स ही है जो होंडा को बताता है कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा कम पावर रहे लेकिन गाड़ी ड्यूरेबल रहे और गाड़ी बजट के अंदर रहे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एंड इकोनॉमिक्स इज अ आर्ट्स एज वेल। समझ में आया? इकोनॉमिक्स साइंस भी है, इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है। चलो समझ में आ गया ना? चलो आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स रेफर्स टू दैट साइंस विद स्टडीज ह्यूमन एक्टिविटीज। अभी बात की सर, ह्यूमन एक्टिविटीज की बात होती है रिलेटिंग टू वेल्थ। बच्चों हमने जो चिल्ला चिल्ला के रिसोर्सेज बात की थी ना, उसी रिसोर्सेज को ये वेल्थ बोल। आखिर वेल्थ भी तो एक रिसोर्स है, वेल्थ भी तो एक रिसोर्स ही है। इनफैक्ट आप समझ ही लो वेल्थ क्या होता है, फिर ही आगे बढ़ते हैं। वेल्थ बच्चों आपने वर्ड शब्द ये इधर उधर लेमैन में सुना भी होगा। लेमैन लोग बोल देते हैं वेल्थ, वेल्थ का मतलब क्या होता है? संपत्ति। क्या होता है? संपत्ति। संपत्ति को ही वेल्थ बोलते हैं। अब इस वेल्थ में आपका मनी भी आता है, आपकी प्रॉपर्टीज भी आती हैं। जैसे आपके घर में गाड़ी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, वो आपकी वेल्थ है। तीसरी चीज आपके एसेट्स भी आते हैं। हाँ, एसेट्स भी आते हैं, जैसे लैपटॉप मेरी वेल्थ है, ये पेन मेरी वेल्थ है, उसी प्रकार ये लैपटॉप मेरा वेल्थ है। ये सब कुछ मेरा वेल्थ में ही आएगा। ठीक है, चौथी चीज बच्चों, वेल्थ में आपकी नॉलेज भी आती है। जी हाँ भाई, डिग्री है आपके पास, आप डॉक्टर हो, तो ये भी आपकी वेल्थ है। तो मोटा मोटी वेल्थ को कह सकते हैं संपत्ति। क्या कह सकते हैं? संपत्ति। ठीक है, यही वो बात कर रहा है कि देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज refers to that science which studies human activities relating to wealth. The term economics in English language has its origin in two Greek words. देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स जो है वो दो ग्रीक वर्ड्स को मिला के बना है। एक है ओइकोस, क्या नाम बताया? एक है ओइकोस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, घर, घरेलू। और नेमेन,
क्या? नेमेन। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसे आप भी हाईलाइट या इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। नेमेन, नेमेन का होता है मैनेजमेंट, यानी कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट। बच्चों देखो ये जो शब्द है नेमेन, कुछ लोग इसे नोमिया भी बोलते हैं, जैसे ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया वर्ड से इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, लेकिन आपकी वर्ड बुक में ओइकोस और नेमेन दिया हुआ है, तो हम इसे पकड़ के चले। यानी कि इकोनॉमिक्स का अगर आप देखेंगे तो शाब्दिक अर्थ क्या आता है बच्चों? हाउस होल्ड मैनेजमेंट ही इकोनॉमिक्स है। मतलब क्या हुआ? आप अपने घर को कैसे चला रहे हो, आप अपना घर कैसे चला रहे हो, इकोनॉमिक्स वही है। जी हाँ बच्चों, एक पिताजी, एक पापा अपने घर को कैसे चलाते हैं, वही इकोनॉमिक्स है। एक मम्मी अपने घर को कैसे चलाती हैं, वही इकोनॉमिक्स है। अरे बच्चों, तुम्हें जो पॉकेट मनी कैसे मिलती है और तुम उसे कैसे खर्च करते हो, यही इकोनॉमिक्स है। जी हाँ, आप अपने घर को कैसे चला रहे हो, वही इकोनॉमिक्स कहलाता है। जब देश की बात हो जाती है तो वो बड़े लेवल पे हो जाती है। लेकिन ये डिराइव हुआ है किस वर्ड से? ग्रीक वर्ड ओइकोस मीनिंग्स हाउस होल्ड, और नेमेन मतलब मैनेजमेंट। टुगेदर दे मीन मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अब देखो क्या बोला, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। क्या बोला? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। बोलो, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट द मीन्स टू सेटिस्फाई, बट द मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड और स्केर्स। बच्चों इस लाइन को बाय हार्ट कर लो। ह्यूमन वांट्स, इसको स्टार मार्क कर लो। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट द मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर स्केर्स और लिमिटेड। हमारी वांट्स क्या हैं? अनलिमिटेड है। वांट्स अनलिमिटेड थी, लैपटॉप भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, कार भी चाहिए, आईफोन भी चाहिए, और पता पता क्या चाहिए, मिला कितना? 10,000। मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। दीज मीन्स आर कॉल्ड वेल्थ। इन्हीं मीन्स को क्या कहते हैं? आप वेल्थ कह सकते हो, आप रिसोर्सेज कह सकते हो, बोथ आर करेक्ट। रिसोर्सेज बच्चों बिल्कुल करेक्ट है, आपका रिसोर्सेज लिखने में कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है, ठीक है। Each household likes to so utilize its wealth as to satisfy most of its wants or to maximize its satisfaction. क्या बोल गया सर? समझ में नहीं ना आया? कोई बात नहीं, चलते हैं। अगर समझ में आ जाता तो आप मेरे पास क्यों आते? मान के चलो, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक घर है जहां पे डेली 1 लीटर दूध आता है। क्या आता है? 1 लीटर दूध आता है। घर के मेंबर कौन है ये भी देख लेते हैं। एक दादाजी है, ठीक है। दादाजी हैं तो कमर झुकी हुई है, ये खड़े हैं, ठीक है। पहले मेंबर तो ये हैं। उसी घर में एक छोटा सा बच्चा है, इतना छोटा है सिर्फ दूध के अलावा कुछ खाता पीता नहीं। देखो एक कंबल में लपेटा हुआ है, ये हाँ, ये बच्चा हो गया, ठीक है। तीसरे हैं बच्चे की मम्मी, और चौथे हैं बच्चे के पापा, ठीक है सर, इनके बेटे होंगे। अब समझने की कोशिश करो कि इस 1 लीटर दूध से क्या क्या हो सकता है। बच्चों दूध से रसगुल्ला बन सकता है, मिठाई बन सकती है, चाय बन सकती है, दूध से नहाया जा सकता है, दूध को एज इट इज पिया जा सकता है, और क्या नाम है आपका, दूध से छेना फाड़ के कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे यूजेस हैं दूध के, बॉर्नवीटा डाल के पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं दूध का। देख रहे हो दूध के इतने सारे यूजेस हैं। लेकिन इस घर में लोग करते क्या है कि सबसे पहले इस 1 लीटर दूध में से कुछ दूध अलॉट होता है छोटे बच्चे के लिए। क्यों? कि बच्चे का दूध पीना जरूरी है, बच्चा दूध के अलावा कुछ पी नहीं सकता है। उसके बाद कुछ दूध मिलता है दादाजी को, ठीक। अब बचे हुए दूध की ये लोग क्या बना लेते हैं? चाय बना लेते हैं और पी लेते हैं। हैशटैग चाय लवर। तो देख रहे हो, उसके बाद सब लोग खुश हो जाते हैं। बच्चों इन्होंने जो दूध का यूज किया आपने देखा क्या? ना यहाँ पे रसगुल्ला बना, ना यहाँ पे मिठाई बनी, ना यहाँ पे छेना फटा, ना यहाँ पे पनीर बना, ना इन्होंने दूध से नहाया, ना फेस पैक बना दूध का, ना कुछ। इन्होंने इस तरह से अपने दूध को यूटिलाइज किया, और इन्होंने जैसे दूध को यूटिलाइज किया ना, इससे इनका सेटिस्फैक्शन बढ़ गया भाई। अब खुद सोचो, 1 लीटर दूध का अगर हम कहते हैं मम्मी पनीर बना देती और पनीर की सब्जी बना देती, सब लोग खा लेते, ना दादाजी को दूध मिल पाता, ना बच्चे को दूध मिल पाता, ना चाय बन पाती। तो क्या ये इन चारों में से कोई भी सेटिस्फाई होता? कोई भी सेटिस्फाई होता? नहीं होता। लेकिन इन्होंने जो ये यूसेज लिया है उससे ये लोग पूरी तरह सेटिस्फाइड है। वही वो लाइन कह रही थी बच्चों कि कंज्यूमर्स अपने रिसोर्सेस को इस प्रकार से यूज करते हैं। देखो, ईच हाउसहोल्ड लाइक्स टू सो यूटिलाइज इट्स वेल्थ एज टू सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ इट्स वांट्स। अपनी ज्यादा से ज्यादा वांट्स को वो सेटिस्फाई कर सके
और टू मैक्सिमाइज इट सेटिस्फैक्शन। बच्चों घर में सेटिस्फैक्शन इसी बात में था कि दादाजी दूध पी लें, बच्चा दूध पी लो, चाय बन जाए, तो हमने रिसोर्सेज को वैसे ही यूज किया, किसी और तरीके से नहीं। लाइकवाइज अ प्रोड्यूसर ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स एंड सो ऑन। क्या बात कर रहा है बच्चों? देखो आपकी बुक ने हमारी सोसाइटी को, देखो एक्चुअली होता क्या है कि सोसाइटी में दो बाइफर्केशन, ठीक है, क्या होता है? दो बाइफर्केशन होता है। पहला बाइफर्केशन होता है जो होते हैं प्रोड्यूसर। कौन होते हैं? प्रोड्यूसर। और दूसरे होते हैं कंज्यूमर। अब प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है बच्चों? प्रोड्यूसर एक, कुछ थोड़ा बहुत तो प्रोड्यूसर के बारे में आप भी जानते होंगे। प्रोड्यूसर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी तरह की चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। जैसे कोई फैक्ट्री मालिक है, वो साबुन बना रहा है, या कोई फैक्ट्री मालिक है वो ये वॉच बना रहा है, आखिर प्रोड्यूसर है ना वो। उसी प्रकार से कोई टब बना सकते हैं, कोई बाल्टी बना सकते हैं, कोई बल्ब बना सकता है। ठीक है सर, कोई भी ऐसा इंसान जो कोई सामान मतलब प्रोड्यूसर होता, हम समझ के आगे बढ़ो। नहीं, रुक जाओ, पूरी तरह रुक जाओ। प्रोड्यूसर बच्चों सिर्फ गुड्स का नहीं होता है, प्रोड्यूसर सर्विसेज के भी होते हैं। क्या बोला? प्रोड्यूसर सर्विसेज के भी होते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, हाँ मैं भी एक प्रोड्यूसर हूँ। एंड व्हाट आई एम प्रोड्यूसिंग? द टीचिंग सर्विस। मैं टीचिंग की सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इस वजह से मैं भी एक प्रोड्यूसर हूँ। आपके घर पे जो मैकेनिक आपका टीवी रिपेयर करने आता है, वो भी एक प्रोड्यूसर है, वो मैकेनिक की सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है। एक आप कह सकते हैं कि एक बार्बर जो आपके बाल काटता है, वो भी प्रोड्यूसर है। एक डॉक्टर प्रोड्यूसर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोड्यूसर है, एक लॉयर प्रोड्यूसर है। हर वो इंसान जो किसी प्रकार की सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, वो भी प्रोड्यूसर है। और गुड्स की सर्विस और गुड्स का भी प्रोडक्शन करने वाला प्रोड्यूसर है। तो हम इसके नीचे जरूर से लिख लेंगे, प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज दोनों का प्रोड्यूसर। अब कंज्यूमर कौन है? जो इन गुड्स और सर्विसेज का कंजप्शन कर रहा है, मतलब इन्हें यूज कर रहा है, वही कंज्यूमर है। जैसे मैंने ये पेन खरीदा एक्सपी पेन कंपनी से, तो मैं इनका कंज्यूमर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से आप बिस्किट खाते होंगे, आप टीवी चला रहे हैं, आप कपड़े पहन रहे हैं, आप उन सभी चीजों का कंजम्पशन कर रहे हैं। हाँ बच्चों, आपने अगर कंजम्पशन का मतलब खाना नहीं होता है, कंजम्पशन का मतलब होता है यूज करना। इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन का क्या मतलब होता है? यूज करना। आप जो टीवी यूज कर रहे हो, आप जिस मोबाइल या लैपटॉप जिस पे भी आप ये लेक्चर देख रहे हो, आप उसको कंजम्पशन कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? कंज्यूमर। अब बच्चों को क्या एक डाउट आता है कि क्या सर एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर हो सकता है क्या, और एक कंज्यूमर प्रोड्यूसर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है यार। देखो ना, मैं प्रोड्यूसर हूँ, टीचिंग की सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक कंज्यूमर भी हूँ। मैंने इस माइक को कंज्यूम किया, इस लैपटॉप को कंज्यूम किया, इस कैमरे को कंज्यूम किया, इस लाइट को कंज्यूम किया, हाँ, इस पेन को कंज्यूम किया, एक बुक को कंज्यूम किया। मैं भी कंज्यूमर हूँ, लेकिन मैं एक प्रोड्यूसर भी हूँ। तो प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूसेस एनी काइंड्स ऑफ गुड्स or services, and consumer is one who consumes these goods and services. Easy? Good. Easy peasy. बच्चों देखो, इस चैप्टर में हो सकता है कई टर्म ऐसे आए जो आपको समझ में ना आए, आपको लगे ये क्या है सर, ये तो हमने सुना ही नहीं है। बच्चों देखो, ये फर्स्ट चैप्टर है, और पता नहीं बुक वालों को ऐसी गंदी आदत क्यों होती है, सारे पब्लिकेशंस में वो फर्स्ट चैप्टर में भारी भारी टर्म डाल देंगे आपको डराने के लिए। तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है। जितनी चीजें भी हम डिस्कस कर रहे हैं, हम आगे चल के इन सब पे एक डिटेल्ड चैप्टर्स हैं यार, डिटेल्ड चैप्टर्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। तो बिल्कुल चिल आउट रहो, आराम से चलो, जो समझ में आ रहा है वो समझते चलो, जो मैं बोल रहा हूँ कहानी की तरह सुनते चलो। असली कहानी तो चैप्टर 2 से शुरू होने वाली। चलो, तो हमने क्या बात कर ली कि सर सोसाइटी 3 वर्गों में बटी हुई, सोसाइटी, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। अब इस आपकी बुक ने क्या कहा है, इसने 3 पार्ट में बांट दिया है। इस सेटिस्फैक्शन के नजरिए से, क्या बोला? सेटिस्फैक्शन के नजरिए से किसका सेटिस्फैक्शन कब मैक्सिमम होगा? सबसे पहले इसने रखा है कंज्यूमर को, जो कि हम आप सब हैं। दूसरे नंबर पे इसमें रखा है प्रोड्यूसर को, जो मैं तो हूँ। आप पता नहीं, आपके घर में कोई पापा अगर आपके डॉक्टर होंगे, या किसी फैक्ट्री को चलाते होंगे, या कुछ ऐसा घर में गृह उद्योग चलाते होंगे, या हो सकता है वो इंजीनियर हो तो इंजीनियरिंग सर्विसेज देते हो, तो सब प्रोड्यूसर है, ठीक है सर। और तीसरा इसने रखा है सोसाइटी एज अ होल, मतलब कंज्यूमर्स भी और प्रोड्यूसर्स भी, तीनों मिला के। अब ये क्या बोलता है कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन कब मैक्सिमम होगा?
जब वो अपने हिसाब से खर्चे करेगा, अपने रिसोर्सेज को, अपनी वेल्थ को, उसके पास जो भी रिसोर्सेज है, उसके पास 1 लीटर दूध है, वही उसका रिसोर्स है। बच्चों घर में बेसन आ गया, बेसन की पकौड़ी बनेगी, बेसन की पकौड़ी बनेगी, क्या बनेगा, उसको जो सही लगेगा उसको वैसे ही यूज कर लेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन कब मैक्सिमम होता है, जब वो अलोकेट्स रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को अलोकेट करता, अलोकेट का मतलब पुट टू यूज। अब जैसे मैंने इस पेन को लिखने के लिए अलोकेट कर दिया तो पुट टू यूज, यूज कर लिया बस। अलोकेट्स रिसोर्सेस और या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिज विल, ठीक है। allocate his resources for maximum satisfaction, अपने हिसाब से उस रिसोर्सेस को वो अलोकेशन कर लिया उसने। सर प्रोड्यूसर का सेटिस्फैक्शन कब मैक्सिमम होगा, प्रोड्यूसर का सेटिस्फैक्शन तब मैक्सिमम होगा बच्चों जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। वो गाना याद है ना बाप बड़ा ना भैया, एवरीथिंग इज डैड, की भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर ये समझ लो ये पेन है, तो इस पेन का प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि इस पेन का रेट उसको ज्यादा से ज्यादा मिले, उसको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, इसको बनाने की कॉस्ट उसकी कम से कम हो जाए, उसी में उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। मैं एक टीचर हूं, मैं क्या चाहूंगा कि मैं सर्विसेज का प्रोडक्शन तो कर रहा हूं, मेरे पास इतने बच्चे आ जाए, इतने बच्चे आ जाएंगे, मेरे पास करोड़ों लाखों की प्रॉफिट आ जाए, चाहूंगा, वैसे लालची मत समझ लेना। हाँ, तो प्रोड्यूसर कब सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा, जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, जब कंज्यूमर अपनी रिसोर्सेज को अपने हिसाब से अलोकेट कर लेगा, जिससे उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाए। और सोसाइटी एज अ होल जिसमें ये दोनों रहते हैं, इसका सेटिस्फैक्शन कब मैक्सिमम होगा, सोचो, इनका सेटिस्फैक्शन तब मैक्सिमम होगा, तो एक सोसाइटी का सेटिस्फैक्शन तब मैक्सिमम होगा जब सोशल वेलफेयर मैक्सिमम, सोशल वेलफेयर मैक्सिमम। सॉरी, सोशल वेलफेयर क्या होता है, सोशल वेलफेयर समझने की कोशिश करो बच्चों। जब एक सोसाइटी में रह रहे कोई भी इंसान हो, प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, कोई, देखो हर इंसान प्रोड्यूसर हो ना हो, हर इंसान कंज्यूमर जरूर है, ठीक है। तो जब सबके सब सुखी रहेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, सबकी इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, ये सारी चीजें जब अच्छी हो जाएंगी, उसे क्या कहते हैं, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर, सबका भला, सबका साथ, सबका विकास। तो सोशल वेलफेयर जब मैक्स होता है ना, तो सोसाइटी का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाता है। इसको कौन देखता है, गवर्नमेंट देख, सोशल वेलफेयर मैक्सिमम रहे, ठीक है। तो वही बात कर रहा है। अब आओ बुक पे आओ, अभी सारी चीजें आपको पढ़ी पढ़ी लगेंगी। Human wants are unlimited, but the means to satisfy them are limited or scarce. The means are called wealth. Each household like to so utilize its wealth as to satisfy most of its wants or to maximize its satisfaction. समझ में आया? Likewise, a producer tries to maximize his satisfaction. Producer कैसे अपना वो satisfaction max करता है? Allocating scarce resource to the production of different goods and services at the level of whole economy as a whole. Maximization of satisfaction implies maximization of social welfare. सर यहाँ पे एक तो और टर्म ला दिया प्रोड्यूसर के में, क्यों घबराते हो, हम है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रोड्यूसर ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट बाय एलोकेटिंग हिज स्कार्स रिसोर्सेज टू प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट स्कार्स रिसोर्स। सर प्रोड्यूसर के पास स्कार्स रिसोर्सेज, हमारे घर में तो इतना था। बच्चों देखो, प्रोड्यूसर भी जो एक फैक्ट्री, मान लो हम एग्जांपल लेके चलते हैं, एक फैक्ट्री मालिक है तो जीन्स बनाना चाह रहा है, क्या बनाना चाह रहा है, जीन्स बनाना चाह रहा है, और उसने टोटल 2 करोड़ लगाए अपने प्रोडक्शन के लिए, फैक्ट्री और रॉ मटेरियल वगैरह लेके। अब उसके पास मान के चलो, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 500 मीटर जीन्स का कपड़ा है। अब उसके पास भी कई ऑप्शन अवेलेबल हैं, हमारे पास जैसे ऑप्शन अवेलेबल थे दूध को लेके, हमारी सैलरी को लेके, उसके पास भी ऑप्शन अवेलेबल है। या तो वो बेल बॉटम जीन्स बना दे जो नीचे से बिल्कुल चौड़े वाले होते हैं, या तो वो नैरो जीन्स बना दे, या तो वो डैमेज जीन्स बना दे, ठीक है, आजकल चल रहा है डैमेज वाले जीन्स बना दे, या तो वो डेनिम के कपड़े से वो जैकेट बना दे। तो समझो बच्चों, वो देखेगा कि बेल बॉटम जीन्स का समय तो गया, बेल बॉटम या चौड़ी मोहरी जिसको हम कहते हैं नीचे से कोई नहीं पहनने वाला है, हाँ हम स्लिम फिट और ये डैमेज ये बना सकते हैं, जैकेट बना सकते हैं। तो देखेगा गर्मी में जैकेट की डिमांड नहीं, वो बनाएगा। देख रहे हो, उसकी भी रिसोर्सेस क्या हैं, स्केयर्स हैं, और वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। तो वो भी अपने स्कार्स रिसोर्सेज को इस प्रकार से लगाता है
जिससे उसका भी सेटिस्फैक्शन है कि प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। वो देखेगा क्या ज्यादा बिक रहा है, जो ज्यादा बिकेगा वो वही बनाएगा, उसका प्रॉफिट उस तरह से मैक्स हो जाएगा। समझ में आया? यही बात वहां कर, ठीक। और सोसाइटी का हमने बात कर लिया, प्राइस मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक। 10 इट इज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन at the individual level, maximization and maximization of satisfaction at individual level, यानी कि कंज्यूमर के लेवल पे, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एट द लेवल ऑफ अ प्रोड्यूसर के लेवल पे, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। तो अलोकेशन ऑफ स्कार्स मीन्स टू अल्टरनेटिव यूजेस। बच्चों यहाँ पे एक टर्म आ रहा है अल्टरनेटिव यूजेस। इस अल्टरनेटिव यूजेस पे हम विस्तार में चर्चा अगले लेक्चर में करें, ठीक है। तो आओ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं, फिर आज का सेशन वाइंड अप कर देंगे। चलो, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, समझ में आया क्या? हाँ सर, पढ़े हुए हैं, ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये समझ गए, पढ़े हुए हैं। कंसर्न विद द अलोकेशन ऑफ स्कार्स मीन्स, बच्चों मीन्स का मतलब रिसोर्सेज हो, मीन्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज इनफैक्ट एक छोटे में समझ लो, दो वर्ड आएंगे, मीन्स और एंड्स। देखो, मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज, क्या मतलब होता है? रिसोर्सेज। और एंड्स का मतलब क्या होता है? वांट्स, हमारी वांट्स, हमारी मांगे। मतलब जिस चीज का कोई एंड नहीं है उसे ही क्या नाम दे दिया? एंड्स। याद करने की ट्रिक है, जिस चीज का, किस चीज का कोई एंड नहीं, हमारी वांट्स का, उसे ही क्या नाम दे दिया? एंड्स। और मीन्स का मतलब क्या है? रिसोर्सेज। उन एंड्स को मीट करने की जो मीन्स है वो क्या है? रिसोर्सेज, ठीक है। तो कंसर्न विद द अलोकेशन ऑफ स्कार्स मीन्स, क्या समझ में आया सर? हाँ सर, हम पढ़ चुके हैं। इन सच अ मैनर that consumers can maximize their satisfaction, पढ़ चुके हैं। Producers can maximize their profits, हाँ सर पढ़ चुके हैं। Society can maximize its social welfare। तो बच्चों, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में कुछ भी ऐसा लगा जो आपने ना पढ़ा हो? सर सब पढ़ चुके हैं हम कहानियों के थ्रू। ऐसे ही हम आगे भी करेंगे। अब कल के लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे कि अल्टरनेटिव यूजेस, इस शब्द का मतलब क्या होता है। आगे हम चलेंगे और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इकोनॉमिक्स के 4 ऐसे इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन देखेंगे जिन्हें आप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कह सकते हैं, जिसमें से एक तो हमारे इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाने वाले मिस्टर एडम स्मिथ भी हैं। तो हम देखेंगे कि उन 4 इकोनॉमिस्ट का इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहना था। उसके बाद हम फर्दर बुक पे चलेंगे, जिससे आपकी इकोनॉमिक्स से एक अच्छी खासी पहचान हो जाए। ठीक है बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हमसे जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आज के वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो उसे आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नीचे डिस्क्लेमर बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप उस ऐप को इंस्टॉल करें। उसमें आप चैट बॉक्स में अपने डाउट्स डाल सकते हैं, या आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया गया है, उस नंबर पे भी आप अपने डाउट्स मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।